हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता, और यह जो लेक्चर दूसरा है, इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आइए इसमें हम लोग समझते हैं। लेक्चर 1 में जब हम लोग लास्ट में समझे थे एक बीजपत्री पौधा क्या है, द्विबीजपत्री पौधा क्या है, इन सब के बारे में हम लोग समझ लिए थे। अब हम लोग इसमें आगे समझेंगे, ठीक है ना, कि जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। अगला हेडिंग क्या है, जंतुओं के समूह कैसे बनाए। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते। क्या सभी जंतु एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी जंतु क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते, अलग अलग होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? ठीक ना, हजारों लाखों प्रकार के जंतु होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के जंतुओं का समूह हम लोग कैसे बनाएंगे? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने में किया जाए? ना, समूह बनाएंगे कैसे? अगर 2 जंतु या 3 जंतु में विशेषता सेम हो, अगर मान लीजिए इस जंतु में, उस जंतु में, उस जंतु में, सभी जंतु में कोई न कोई गुण एक हो, उस गुण के आधार पे, उस विशेषता के आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे? जंतुओं का समूह बनाएंगे। ठीक ना, जैसे आप इसके लिए जो है क्या दिया है, क्रियाकलाप दिया गया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं। कुछ रेंगते हैं ना, एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए, सांप वगैरह हो गया। कुछ उछलते हैं, खरगोश हो गया ना। उसके बाद जो कुछ क्या करते हैं, कुछ पानी में तैर के एक जगह दूसरे जगह जाते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ चल के सीधे जाते हैं। सभी का जाने का तरीका क्या है, अलग अलग। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियाँ को जानने का प्रयास करें, कौन जंतु कैसे चलते हैं जो भी बताएं। ठीक ना, अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया इस चित्र में। ये देखो एक चित्र यहाँ पे जिसमें अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया ना। जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। ठीक ना, इतना प्रयास करें जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। ना, कौन सा जंतु गति करने के लिए अपने शरीर का कौन सा प्रयोग करते हैं, गति करने मतलब चलने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। तो इन जंतुओं को जो क्या जैसे दिया रखें ना कि बकरी क्या करती है, चलती भी और उड़ती भी है। किससे? टांग से। कबूतर क्या करता है, उड़ती है। किससे? पंख से। मक्खी चलती भी है और उड़ती भी है। किससे? पैर और पंख दोनों से। चलती है तो पैर से, नीचे बैठता है सताता है, ऐसे करके चलता है ना, पैर से। उड़ता है तो पंख से। इसी प्रकार पता करना है मछली जो है, ठीक ना, क्या क्या काम करता है और किससे करता है। और चींटी क्या करता है, उड़ता है, चलता भी है और उड़ता भी। किससे? टांग से, यानी पैर से। ठीक ना, तो यहाँ पे दिया गया है विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। यानी सभी जंतु क्या कर अलग अलग प्रकार की गति करते हैं। कुछ पैर से करते हैं, कुछ पंख से करते हैं, अलग अलग करते हैं ना। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उड़ते भी हैं कुछ जंतु, कुछ रेंगते हैं। सांप क्या करते हैं, सांप हो गया। उसके बाद एक होता है, उस क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं, घोंघा कुछ कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रेंगते हैं। ठीक ना, जिसको उसके बाद देखो कुछ जंतु चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। शरीर के अलग अलग अंग का प्रयोग करके हम लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। ठीक ना, जैसे तो अलग अलग जंतु है यहाँ पे, सब जंतु सब टाइप का है ना। कुछ चलता है, कुछ उड़ता है, कुछ रेंगता है, कुछ गति करता है, कुछ पानी में तैरता है। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताएं में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या सभी जंतु का आकृति एक जैसा होता है? नहीं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। ठीक ना, कुछ शाकाहारी होता है, कुछ मांसाहारी होता है। सभी का विशेषता भी अलग अलग है, सब अलग अलग काम करता है, सबका रंग भी अलग अलग है। ठीक ना, इन सब के आधार पर भी सभी जंतु क्या एक दूसरे से अलग हैं। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उसकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब सुनिए, विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, अलग अलग वातावरण में पौधे और जंतु। तो आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। अलग अलग जंतु अलग अलग वातावरण में रहते हैं। ठीक ना, क्या जंतुओं की गति उसके परिवेश में निर्भर करती है? मतलब कि जो जंतु जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहता है, क्या उसका गति भी उसी पर निर्भर करता है। हम मछली और बकरी को लेते हैं,
मछली जल में तैरती है, ठीक ना, और जल में ही गति करती है। इसके पास धरा रेखित शरीर और पंख होते हैं, पख होते हैं। क्या कहते हैं? पख को फीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीन कहते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांग के साथ चलती है। देखो अब यहाँ पे दोनों के फोटो में दिखाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये मछली है, ठीक ना। और ये जो तीर जो किया गया है, ये तीर यह है पख। क्या है? पख। इंग्लिश में इसको फीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीन। मछली अपने पख की सहायता से पानी में तैरती है। इसी पख की सहायता से, जिसको फीन भी कहते हैं, इसकी सहायता से मछली पानी में क्या करती है? तैरती है। और ये बकरी और ये इसका टांग है। बकरी अपनी टांग की सहायता से भूमि पर चलती है। बकरी किसकी सहायता से चलती है? टांग की सहायता से। मछली किसकी सहायता से तैरती है? पख की सहायता से। अब यह मरुस्थलीय जीव, जैसे कि जो रेगिस्तान में रहता है। कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। हो गया ऊँट। क्या हो गया? ऊँट। ऊँट क्या मरुस्थलीय जंतु है जो कि रेगिस्तान में रहता है, ठीक ना, यानी कि जहाँ केवल बालू ही बालू ऐसे इलाके में रहता है। उसके बाद यह पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक ना, एक वृक्ष होता है, देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष, ये वृक्ष ऐसे हैं जो पर्वत वाले क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये जो हम लोग के क्षेत्र में यहाँ पे ये वृक्ष नहीं होगा, ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में होगा। महासागर में कौन रहते हैं? तो मछली रहते हैं, ठीक ना। एक एक एग्जाम्पल दिया है। जंगल में कौन रहते हैं? शेर रहते हैं। ऐसे और एक और जानवर का नाम बताना, ठीक ना, जो कि मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहता हो। एक वृक्ष का नाम बताना जो कि पर्वतीय क्षेत्र में रहता हो। एक और कोई जंतु का नाम बताना जो महासागर में रहता हो। एक और कोई जानवर का नाम बताना है जो कि जंगल में रहता हो, ठीक ना। शेर है तो बाघ में वही रहता है ना, बाघ एक हो गया। उसके बाद मछली हो गया, तो उसके बाद जो ना क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ भी कहाँ रहता है? पानी में रहता है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपका क्या अवलोकन है? तो क्या करना है? तो इसको वही बताना है। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफेनी के पौधे को देखा था। एक यहाँ लड़का है जिसका नाम है एलेक्स। क्या नाम है? एलेक्स। जब टीचर उसके पढ़ा रहे थे, एलेक्स को अचानक याद आया कि जब वो रेगिस्तान, जब वो राजस्थान का रेगिस्तान गए थे, ठीक ना, वहाँ पे वो नागफेनी का पौधा देखे थे। किसका पौधा देखे थे? नागफेनी का। ये नागफेनी का पौधा, इसका पौधा ये नागफेनी का, ठीक ना। तो माया बताती है कि जब वो हिमाचल प्रदेश गई थी, तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पर वो देवदार के वृक्ष को देखी थी। कौन सा वृक्ष? देवदार। ये है देवदार का वृक्ष, ठीक ना, ये जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंकुआकार होते हैं और इसकी शाखाएं लचीली होती है। शाखाएं कैसी होती है? लचीली, लचता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो ये भी पौधा है, ये भी पौधा है। ये वो पौधा है जो रेगिस्तान में होता है, यानी कि मरुस्थल में होता है। ये वो पौधा है जो कि पहाड़ी इलाका में होता है ना। दोनों में देखो कितनी भिन्नता है। दोनों क्या है? बिल्कुल ही अलग अलग हैं, ठीक है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होते हैं। मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ केवल बालू होता है, वहाँ जल क्या होता है? जल नहीं होता है, बहुत ही कम जल होता है, ठीक ना। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, ठीक ना। मरुस्थल में क्या होता है? दिन में पूरा गर्मी होता है, रात में पूरा क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड बर्दाश्त कर सके। मरुस्थल में, रेगिस्तान में ऐसा जीव जंतु मिलेगा, ऐसा पौधा मिलेगा तो दिन में गर्मी और रात में ठंडी को क्या कर सके? बर्दाश्त कर सके, ठीक ना। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मांसल तने जड़ को संग्रहित कर सकते हैं और अन्य उन स्थान की गर्म परिस्थिति को सहन करने में पौधे क्या करते हैं? सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः हिमपात होता है, ठीक है। ठंडे प्रदेश क्षेत्र में क्या होता है? हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं। मतलब ठंडे प्रदेश में जो वृक्ष होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, त्रिभुज जैसे। बर्फ गिरेगा ना उसके ऊपर, ससर के नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये देखो है ना, यहाँ पे बर्फ जो गिरेगा ससर कहाँ गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक ना। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट को देखिए, ठीक है। देखो दोनों ऊंट है, तो ये भी ऊंट है और ये भी क्या है? ऊंट है। हम लोग अक्सर इस ऊंट को देखते हैं, ठीक है ना। ये ऊंट वो है जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में रहता है। राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान ऐसा जगह जहाँ के बालू ही बालू, इसको मरुस्थल भी कहते हैं। देखो ये है मरुस्थल का ऊंट, राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। ये भी ऊंट है। और पूरा भारत में सबसे अधिक जो ठंडा प्रदेश कौन सा? लद्दाख वगैरह होता है ना। ये ऊंट है जो ठंडा प्रदेश में रहता है, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट।
देखो अब देखो मरुस्थल दो प्रकार का होता है। एक मरुस्थल होता है जो केवल जो किसका बना होता है, बालू का। किसका बना होता है, बालू। जहाँ केवल बालू ही बालू हो, बालू ही बालू हो, उसको कहते हैं गर्म मरुस्थल या गर्म रेगिस्तान, जो राजस्थान में। एक मरुस्थल ऐसा होता है जो बर्फ का बना होता है, जहाँ केवल नीचे क्या रहेगा, बर्फ ही बर्फ रहेगा। क्या रहेगा, बर्फ ही बर्फ रहेगा, ठीक ना। उसको कहते हैं ठंडे मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान। तो दोनों ऊँट है, ये ठंडा में रहने वाला ऊँट और ये गर्म में रहने वाला ऊँट, दोनों कितना अलग अलग है ना। गर्म मरुस्थल के ऊँट के पैर लंबे होते हैं, इसका पैर देखो लंबा है, जिनमें चौड़े खुर होते हैं, खुर जिसके चलते चौड़ा खुर होता है, ठीक ना। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बना धंसे चलने में सहायता करेगी ना, कि रेतीला में वो धंसता है ना, इससे उसमें चलने में क्या करता है, उसको हेल्प करता है। दूसरी ओर देखो ठंडे मरुस्थल में जो है ऊँटों का पैर क्या रहेगा, तो छोटा है, ऊंचाई क्या है, छोटा है। ये छोटे पैर उन्हें पहाड़ी क्षेत्र मरुस्थल में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। छोटा पैर से आसानी से चल पाते हैं, खुद भी क्या होता है, छोटा होता है। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहायता से उपलब्ध नहीं होता है। मरुस्थल क्षेत्र में क्या होता है, भोजन सहायता से उपलब्ध नहीं होता है, चाहे वो गर्म मरुस्थल हो या फिर ठंडा मरुस्थल हो, भोजन आसानी से नहीं मिलता है। ऊँट अपने कुबर में भोजन संचित करते हैं। देखो ये इसको कहते हैं कुबर, ये क्या, ये कुबर है, ये भी क्या है, कुबर है ना। इसमें भोजन और पानी को क्या करते हैं, वो जमा करते हैं। और जब उसको भोजन और पानी नहीं मिलता ना, वो अपने कुबर से भोजन और पानी को निकाल के चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक ना। ठंडे मरुस्थल के टांगों में दो कुबर होते हैं। ये दोनों कुबर सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। कुबर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबरों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। जब ठंड के मौसम में वो भोजन नहीं मिलता, वो उसी कुबर से भोजन निकाल खाते हैं। गर्म में रहने वाले मरुस्थल ऊँट को क्या होता है, गर्म के मौसम में भोजन नहीं मिलता, उस कुबर से भोजन को निकाल के खाते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी क्या विशेषताएं सहायता हो सके। सोचो मरुस्थल में जो ऊँट जीवित रहती है, किन के सहायता से वो जीवित रहता होगा। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है, ठीक ना। ऊँट ऐसा जीव है जिनको पसीना नहीं आता है, ऊँट को पसीना नहीं आता है। और ऊँट जो मलमूत्र मतलब मूत्र बहुत कम वो टॉयलेट करते हैं ऊँट, ठीक ना। उसका गोबर कैसा निकलता है, सूखा निकलता है। क्योंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, वो पानी को बचा कर रखते, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आगे समझेंगे ना। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूल वाले बुरांस के विषय में बताया। एक माया नाम की लड़की थी ना, जो नीलगिरी के 16 वन में एक खूबसूरत फूल का पौधा देखी थी, बुरांस, ठीक ना। ये देखो ये पौधा नीलगिरी में बुरांस, ठीक ना। इसके बारे में कुछ बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है, उसके पत्ते छोटे होते हैं। बुरांस की ऊंचाई कैसी होती है, कम होती है, पत्ते क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक ना, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। ये पहाड़ पर रहने वाले फूल के पौधे हैं, छोटे पत्ते होने के कारण पहाड़ पे बहुत तेज हवा चलेगा। अगर बड़ा पत्ता होता ना, तेज हवा में बड़ा पत्ता क्या होता है, झड़ के नीचे गिर जाता है, ठीक ना। तो हवा तो इसलिए छोटा पत्ता होता है, ताकि पहाड़ की ऊंचाई में हवा खूब तेज चलता है और वो पत्ते टूटेंगे नहीं, ठीक ना। पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, ठीक ना। ये देखो ये बुरांस के लंबे पौधे हैं, बुरांस के लंबे पौधे जो कहाँ पे, सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में बुरांस लंबे पौधे देखे हैं। इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी अलग अलग होते हैं। देखो जो नीलगिरी में बुरांस था वो देखो छोटा था, और देखो जो सिक्किम में बुरांस है वो क्या है, लंबा है, जबकि दोनों बुरांस ही हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था, ठीक ना। सागर जो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गया था घूमने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था, जो कि क्या लिखा है, इस पर लिखा है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो क्या केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ वो गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा, बहुत बड़ा व्हेल को देखा। किसको देखा, व्हेल को, और एक रंगीन मछली को भी देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धरारेखित शरीर उसके लिए जल में तैरना आसान कर देता है ना। मछली में से धारा ऐसे बना था, खांचा बना रहता है शरीर में, ठीक ना। वो क्या करता है, जल में तैरने में उसको आसान बना। देखो यहाँ पर खांचा जैसे बना हुआ है ना, इससे धरारेखित, वो जल में तैरने में उसको क्या करता है, आसान बनाता है। उसी के हेल्प से वो पानी में तैर सकता है। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जंतु, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं।
जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। यानी जिस विशेषता के कारण कोई जीव या फिर कोई जंतु किसी क्षेत्र में जीवित रहते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। बुरांश और देवदार के वृक्ष में क्या होता है? ऐसे गुण होते हैं जो उसको क्या करते हैं? ऐसे अनुकूलन में पर्वतीय क्षेत्र में भी जीवित रखते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु जीवित रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। जिस स्थान पर कोई पौधा या फिर कोई जंतु जीवित रहते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र हुआ, ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल, गर्म वाला भी दिखाए ऊँट अभी, ठंडा वाला भी दिखाए, और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र हुआ क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। पौधे और जीव जंतु का आवास क्या होता है? उन्हें जीवित रखने के लिए भोजन देता है, जल मिलता है, वायु मिलता है, घर देता है, आश्रय देता है, ठीक है ना। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। एक आवास में कभी कभी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थल पर रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास का, थल मतलब जो जमीन पे जो भूमि पे जो पौधे रहते हैं, जो जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं उसको थलीय आवास कहते हैं। वो जैसे हो गया थल मतलब वन हो गया, यानी कि घास का मैदान हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया। जल में रहने वाले पौधे और जीव जंतु के आवास को जलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय आवास। जैसे जल में तालाब, झील, नदी, महासागर, पोखर, ये सब हो गया। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, इसे उभयचर कहते हैं। पूछेगा उभयचर किसको कहते हैं? ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन, ठीक ना। जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं उसको कहते हैं क्या? उभयचर। जैसे तुमको हो गया कछुआ। क्या हो गया? कछुआ देखो नीचे पानी में भी जीवित रहता है और नीचे जमीन पे भी रहता है ना। मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, दोनों रहता है। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी का घर टूट जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? मछली को पीने के लिए जल ना मिले तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में बनते हैं। आपने माता पिता, दादा दादी या पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानिए जिन्हें वे बचपन में पढ़ाया देखते थे लेकिन अब वे नहीं दिखाई देते हैं। अपने दादा दादी से, मम्मी पास पूछो ऐसे जंतु के बारे में जो उसके बचपन के समय में थे, जब वे लोग बच्चे थे, लेकिन अब वे नहीं, अब वे क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। ऐसे जीव जंतु के बारे में समझो। ऐसे परिवर्तन तब होते जब आवास नष्ट हो जाते, ठीक ना। जब समझो जंतुओं का आवास छीन जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ऐसे जंतु धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जैसे हम लोग के मम्मी पापा के समय में कुछ जीव जंतु थे जो अभी नहीं है, दादा दादी के समय में कुछ जीव जंतु थे जो अब नहीं है। भारत में, ठीक ना, भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोडावन की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है, ठीक ना। बंगाली बाघ हो गया, चीता हो गया, गोडावन हो गया, ठीक ना। ये सब क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खत्म, इसकी संख्या घट रही है। ये भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की है, जिसमें कि ये सब क्या हो? खत्म नहीं, उसको बनाए रखें। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में एक बाघ परियोजना लाया गया जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक ना। भारतीय सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना चालू कराया गया था। इसमें ये बताया गया था कि, ठीक ना, अगर कोई व्यक्ति बाघ को मारता है उस पर कानून होगा, उस पर केस होगा, ठीक ना। ऐसे इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।